हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रेट फॉर्मेशन, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रेट। क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रेट? छोटा सा टॉपिक है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ये है एल्डिहाइड या कीटोन। इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है इसी को बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ, अगर ये Me है, ये Me है, मतलब ये एसीटोन है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेट ऑफ एसीटोन। ठीक है। बट वाटर चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो वाटर का इसके साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से होता है। बट अगर कोई कैटालिस्ट ले लेते हैं, कैटालिस्ट कौन? HCl। जनरली हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि HCl या कोई एसिड ले लेते हैं कैटालिस्ट के फॉर्म में, तो वो H+ इस ऑक्सीजन पे जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है, जिसके वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर पाता है। मैकेनिज्म भी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि वाटर यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है। चलो मैकेनिज्म फिर से हम देख ही लेते हैं इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो इसको H+ मिला, H+ इस लोन पेयर को मिला, इस लोन पेयर को H+ मिला, एंड देन वाटर जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहां प्लस आने की वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर यहां पे अटैक आसानी से करता है। ऐसा क्यों होता है हमने पिछले लेक्चर में बात किया है। और इस तरह से बन गया OH। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दो और इधर हो गया OH। ये OH2 वाटर है ना, OH2 प्लस देन डीप्रोटोनेशन, यहां से H+ निकाल दो, H+ निकल गया। कौन निकालेगा H+? वाटर मोलेकुल होगा, और कई सारा यहाँ तो वाटर मोलेकुल होगा ना, तो वही वाटर मोलेकुल यहाँ से H+ निकाल लेगा और ये देखो बन गया हाइड्रेट। पूरा का पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, पूरा का पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। ओवरऑल तुम लिख सकते हो कि ये रिएक्शन है। ठीक है, गौर करना जरा। इसका एट इक्विलिब्रियम पे ये और ये है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि इसका पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसका कुछ ही पोर्शन इसमें गया है। ठीक है, इस साइन को जरा देखो, ऊपर वाला एरो हमने बड़ा छोटा और नीचे वाला एरो बड़ा दिया है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बहुत कम जाता है, बैकवर्ड बहुत ज्यादा आता है। एट इक्विलिब्रियम ये 99.9% के आसपास होता है। तुम सोच सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे ये और ये है, जिसमें 99.9% यही है, तो ये कितना बचा होगा? मतलब ये बहुत कम बनता है। बहुत पहले से हम अक्सर बोलते आए हैं कि एक कार्बन पे जब 2 OH होता है तो अनस्टेबल होता है, और अक्सर हम ये कर देते थे कि जब कभी भी एक कार्बन पे 2 OH दिखता था, H2O बना के निकाल देते थे और इस तरह से कुछ लिख देते थे। ऐसा इसलिए लिखते थे कि जरा तुम सोचो कि अगर कहीं से तुम 100 मोलेकुल इसका ले भी आए तो क्या होगा? वो तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, H2O बन के निकल जाएगा। बहुत कम मोलेकुल इस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो इक्विलिब्रियम बोथ साइड से अटेंड होता है। ये रहेगा तो ये बनेगा और ये रहेगा तो ये बनेगा। तो अगर ये ले भी आए कहीं से प्योर, तो इसमें से ज्यादातर मोलेकुल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसका, और इस फॉर्म में कितना मोलेकुल बचेगा? बहुत बहुत कम। तो क्या हम अभी तक जो करते आए थे कि जब कभी भी एक कार्बन पे 2 OH मिलता था, H2O बना के निकाल देते थे और ये बना देते, तो क्या वो गलत था? सही था, क्योंकि होता भी तो यही है। इसका ढेर सारा मोलेकुल ले लोगे, उसमें से ज्यादातर मोलेकुल H2O निकाल के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है। क्या बोल दिया? नया चीज बोल दिया। चलो उतना उसको छोड़ो, ये एरो बताता है ना कि फॉरवर्ड कम जाता है। ठीक है, और ये भी तो बता रहा है कि 99.9% इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में बहुत कम है। मतलब ये हुआ कि ये ढेर सारा लोगे तब भी ये बहुत कम बनेगा, बट ये ढेर सारा लोगे तो इधर बहुत ज्यादा बन जाएगा और ये बहुत कम हो जाएगा।
समझ रहे हो? कहने का मतलब ये बहुत ही कम स्टेबल है। जनरली एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रेट्स बहुत ही कम स्टेबल होता है, बट जनरली कुछ गिना चुना एग्जाम्पल है जो जो एल्डिहाइड कीटोन का ही हाइड्रेट है बट अच्छा खासा स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब वहां पे देखोगे कि एट इक्विलिब्रियम ये 99.9 है, ये 0 कितना हो गया 0.1 है अभी के केस में, लेकिन कुछ ऐसा एल्डिहाइड कीटोन भी दिखाएंगे जहां पे ये 99.9 हो जाएगा। बट एक चीज क्लियर है कि जनरली एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रेट अनस्टेबल होता है, वाटर निकल के एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ केस है जहां पे हाइड्रेट स्टेबल होता है। अब ये हाइड्रेट स्टेबल किन केसेस में होता है ये हम देखेंगे, जरा गौर करो। यहां पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है। कौन सा कंपाउंड है? फॉर्मल्डिहाइड। इसका हाइड्रेट कौन होगा? ये। इसका हाइड्रेट, इसका हाइड्रेट, इसका हाइड्रेट, इसका हाइड्रेट, ये सब हम वो कंपाउंड लिखे हैं जिसका हाइड्रेट बहुत ही स्टेबल होता है। मतलब इसका जब वाटर और H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे, इसका वाटर H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे, इसका वाटर H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो बहुत ही ज्यादा आएगा, जबकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया है? बहुत ही कम आया है। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि इन सब के केस में जो हाइड्रेट बनता है उसका वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, तो हम नीचे वाले को हटाएंगे। देखो, इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए। देखो, इसका जब हाइड्रेट बनाओगे तो तुम्हें तो लगता होगा कि CF3 रहेगा और यहां पे OH CF3 बन गया हाइड्रेट, है ना? OH CF3 बन गया हाइड्रेट। तो ये क्या बना दिया सर आपने? एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ का जो OH है और यहाँ जो CF3 का CF है, फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस पे माइनस डेल्टा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस डेल्टा होगा। इस प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इनफैक्ट यह हाइड्रोजन बॉन्ड है और सिमिलरली इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जहां कहीं भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उससे क्या होता है? कहीं भी कोई भी बॉन्ड बनता है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे कोई भी बॉन्ड, एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज हो गया मतलब वो कंपाउंड का एनर्जी कम हो गया, मतलब वो कंपाउंड स्टेबल हो गया। मतलब ये हुआ कि इस एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब इसका नॉर्मल हाइड्रेट जो होता वो शायद कम स्टेबल होता, बट एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से इसको जब वाटर और H प्लस देते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, और एट इक्विलिब्रियम यही डोमिनेट करता है। मतलब इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे CCl3 है, इसका हाइड्रेट बनाएंगे तो लगता तो ऐसा है CCl3 और यहाँ पे OH और H बनना चाहिए, बनता भी यही है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इस कार्बन पे जो 2 OH है, इस कार्बन पे जो 2 OH है, इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोगों को लगता है कि ऐसा बना होगा, बट ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है जिसके वजह से इससे एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और चूंकि इससे एनर्जी रिलीज हुआ तो इसका एनर्जी कम हुआ, मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ा। मतलब हाइड्रेट ये होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से काफ़ी स्टेबल हो जाता है। इसके वजह से इसको H प्लस और वाटर दोगे तो हाइड्रेट बड़े आराम से, बड़े आसानी से, ढेर सारे अमाउंट में बनेगा, जिसके वजह से इसके हाइड्रेट फॉर्मेशन वाला इक्विलिब्रियम लिखोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छा खासा आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी है, इसका भी हाइड्रेट बड़ा ही स्टेबल होता है। वजह है, तुमको लगता होगा कि सर यहां पे इसका हाइड्रेट कुछ ऐसा ही तो होना चाहिए।
ऐसा ही तो होना चाहिए। बट एक और चीज हम बता दें, तुमको लगेगा सर यहीं पे हाइड्रेट क्यों बनेगा, यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा। सिंपल है, जब वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे ज्यादा अटैक का चांस होगा, यहाँ अटैक का चांस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्यों पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके माइनस आई और इसके माइनस आई, दोनों के माइनस आई के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। जबकि यहाँ पे जब प्लस चार्ज आएगा तो केवल इसके माइनस आई के कारण आएगा और इसके माइनस आई के कारण। तो यहाँ पे जरा सोचो, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा ना, जिसके वजह से यहाँ पे वाटर का अटैक होने का चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब यहीं पे हाइड्रेट बनेगा। बना दिया हाइड्रेट, तुम्हें लगता होगा ऐसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से इससे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब इसका एनर्जी कम हुआ, मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ा, मतलब ये अच्छा खासा स्टेबल होता है। तो यहां पे भी इस कंपाउंड के हाइड्रेट को स्टेबल होने का वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तुम्हें लग सकता है कि सर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब से करने लगा। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि चलो हो सकता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सिंपली। तो यहां भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये अलग बात है कि अगर ये फ्लोरीन होता तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होता, क्लोरीन के केस में कम होगा, बट कुछ तो होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, अगर उससे थोड़ा कम भी होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का चीज तो हम बोल ही सकते हैं ना, ठीक है, जिसके वजह से ये स्टेबल, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रहा है। अब यहां पे ऐसा क्या है कि इसका हाइड्रेट बड़ा ही स्टेबल होता है। इसका वजह यह है कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एंगल स्ट्रेन 120 - 60 का है, जबकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन 109 - 60 का है। एंगल स्ट्रेन घटा है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा, इसमें एंगल स्ट्रेन कम, इस वजह से ये इसमें कन्वर्ट बड़े ही आसानी से होगा, अच्छे खासे यील्ड में होगा, ठीक है। यही वजह है कि इस चारों का हाइड्रेट अच्छा खासा स्टेबल होता है। अदरवाइज हाइड्रेट जनरली अनस्टेबल होता है। ये सब हाइड्रेट रुका रहेगा, बट इसके अलावा कोई हाइड्रेट होगा तो H2O बन के, जैसे हमने पहले बताया, H2O बन के निकल जाएगा। बट एक चीज बता दें, इस चारों के अलावा भी कुछ हाइड्रेट है जो ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बट इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, बट ये होता है स्टेबल। मतलब फॉर्मल्डिहाइड का भी हाइड्रेट बहुत ही स्टेबल होता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 हाइड्रेट हमने दिया, ये बहुत ही स्टेबल हाइड्रेट होता है, इसको नजर में रखना, ठीक है। अब देखो, हम एक गलत एक्सप्लेनेशन भी देंगे और एक सही एक्सप्लेनेशन भी देंगे, बट इनफैक्ट कुछ चीजों का ना लॉजिक नहीं होता है। तो हम बात करेंगे जरा, हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, और तुम्हें कैसे याद रखना है। देखो, इनफैक्ट इसका तीनों का हमने हाइड्रेट बनाया है। अब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अब बताओ K1 बड़ा, K2 बड़ा या K3 बड़ा? ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा किसका हाइड्रेट इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, या इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। मतलब अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, यही ना? तो जरा गौर करना। अब ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये तो पता ही नहीं चलता इस तीनों में किसको हम ज्यादा स्टेबल बोलें, है ना? हालांकि है एक लॉजिक। देखो क्या लॉजिक है, सही वाला लॉजिक पहले बताते हैं। देखो होता क्या है, सही वाला लॉजिक नहीं, पहले गलत वाला लॉजिक, उसके बाद सही वाला। देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस तीनों कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक कौन ज्यादा है? ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसके वजह से वाटर का अटैक यहां फास्टर रेट से होगा, जिसके वजह से ये ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये कम इलेक्ट्रोफिलिक,
क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्लस चार्ज है उसको ये दोनों का प्लस आई ग्रुप इस दोनों का प्लस आई इफेक्ट इस प्लस को कम किए हुए, जिसके वजह से वाटर इसके तरफ अट्रैक्ट कम होगा, जिसके वजह से ये रिएक्शन स्लोअर रेट से होगा, जिसकी वजह से ये कम बनेगा, जिसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 में K3 सबसे ज्यादा, देन K2 और देन K1। ठीक है, सही। ये एक्सप्लेनेशन चलता है तुम्हारे लेवल पे, बट ये है नहीं सही। फिर भी हम इस पे बात कर लेंगे। तुम्हें तो लग रहा होगा कि सब कुछ तो सही बोल रहे हैं सर, कि यहाँ पे इस कार्बन के इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम, जिसके वजह इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा और इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम, जिसके वजह से इस पे अटैक फास्टर रेट से वाटर का, इस पे अटैक स्लोअर रेट से वाटर का, जिसके वजह से इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कम बनेगा। और प्रोडक्ट ज्यादा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या? दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। तो ये जब ज्यादा हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, सिंपल। ठीक है, बट इसमें क्या गलती है हम बताएंगे, बट तुम्हारे लेवल पे सही मान सकते हो। नीचे अगर बढ़े, ऊपर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश है। अब बताओ K बड़ा या K डैश बड़ा? दोनों का दोनों कीटोन ही है, बट यहाँ पे Me है और यहाँ CF3 है। तो बताओ इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम, मतलब वाटर का अटैक यहाँ फास्टर रेट से होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा बनेगा, इसका मतलब इसका इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम, इसका मतलब K डैश ग्रेटर देन K। तुम्हारे लेवल पे ये एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, ठीक है। बट जरा अब हम देखते हैं कि हम जो अभी तक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसमें क्या गलती है। हम जो बोल रहे हैं कि ये फास्टर रेट, यहां पे फास्टर रेट से अटैक करेगा इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये गलत बात है। रेट का प्रोडक्ट के ज्यादा बनने से रिलेशन नहीं है। रेट ज्यादा होने का मतलब है रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम पे आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो रेट डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट नहीं किया जा सकता। किसी रिएक्शन का रेट ज्यादा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ज्यादा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें प्रोडक्ट बहुत कम बनता है और इक्विलिब्रियम आ जाता है, बट वो बहुत जल्दी बन जाता है। जितना भी बनना होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो रेट भी फास्ट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कम है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट यहां हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि रेट ज्यादा इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, ये गलत बात है। बट तुम्हारे लेवल में 12th लेवल पे ये बोला जाएगा, ठीक है। और आंसर भी सही आ जाता है कि जहां जिस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ जाता है। हालांकि जिस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग रेट ज्यादा आना चाहिए, और रेट ज्यादा आता है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, ये गलत है। रेट ज्यादा आएगा यहां तक सही है, बट उसके वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ जाएगा, ये गलत है। बट अगर तुम ऐसे रिलेट भी कर देते हो गलत तरीके से, तब भी आंसर सही आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको जानना चाहिए तरीका गलत है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, तो सही तरीका क्या है सर? सही तरीका कोई है ही नहीं। इनफैक्ट सही तरीका ये बताने का, यहां पे जैसे हमने बता दिया ना, ये चार में ये प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल है। ये जो हाइड्रेट है स्टेबल है, बजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे एक देखो, यहां पे फिर देखोगे इस तीनों में तो क्या होता है, इसके बल्की नेचर के कारण ये दोनों एक दूसरे को पुश करता है, जिसकी वजह से ये दोनों कांटेक्ट में आता है और वाटर निकल जाता है। यहां पे ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ये छोटा छोटा मोलिक्यूल है, छोटा छोटा एटम है, जिसके वजह से ये हाइड्रेट कम स्टेबल और ये हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल है। ये एक लॉजिक दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे बात करें तो ये भी तो दोनों का बल्की नेचर तो सेम ही है, बट यहां पे जितना रिपल्सन होगा यहां भी रिपल्सन उतना ही होगा। बट यहां पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये कम स्टेबल होता है। आई थिंक समझ आया होगा। बट ये जो रिपल्सन वाला लॉजिक है ना, ये चलता है मार्केट में, मतलब ठीक है, बट उतना भी बहुत सही नहीं है, बट ठीक है। कई टेक्स्ट में हमने देखा इसके बारे में, इस तरह से रिलेट किया रहता है।
स्टैंडर्ड टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो तुम भी ये लॉजिक दे सकते हो कि ये बल्कि नेचर, इसके बल्कि नेचर के कारण ये रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये OH क्लोज आएगा, जिसकी वजह से H2O आसानी से निकल जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तीनों में कौन हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल, ये देन ये, और जिसका हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा। ठीक है, इस दोनों में कौन हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला। क्यों, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जो हमने नहीं दिखाया, यहां पे दिखाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश है, जो कि बड़ा होगा K से। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हाइड्रेट फॉर्मेशन। बट एक दो क्वेश्चंस और हम तुमसे पूछते हैं, फटाफट कॉपी करो इसको। हाँ, एक और चीज देख लो, अगर ये 99.9%, ये 0.1%, इस केस में देखा गया है कि ये 99.9% और ये 0.1% एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एकदम आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रेट अनस्टेबल ही होता है। देखो यहां पे हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनफैक्ट ये सारा हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका एक नाम है क्लोरल, याद रखना, क्लोरल पॉपुलर नेम है क्लोरल। केमिकल बॉन्डिंग में कई बार लोग बताते हैं कि क्लोरल ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्लोरल को बोला जाता है ज्यादा स्टेबल होता है। इनफैक्ट ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कहानी कुछ भी हो, समझ में आया नहीं समझ में आया सब चलेगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि सारा का सारा हाइड्रेट अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं है। कुछ हाइड्रेट स्टेबल भी होता है, जिसमें से फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट है और ये 4 हाइड्रेट और है। यहां पे एंगल स्ट्रेन कम होने के कारण हाइड्रेट स्टेबल होता है, इस तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रेट स्टेबल होता है, और इसमें इस ग्रुप के छोटे होने की वजह से हाइड्रेट स्टेबल होता है, या इसको रट ले सकते हो। ठीक है, तो ये था हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और किया जा सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम हटाते हैं और तुमसे पूछते हैं कि चलो बताओ, अगर हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH2F C डबल बॉन्ड OH, CHF2 C डबल बॉन्ड OH, CF3 C डबल बॉन्ड OH। बताओ, अगर इस सब का हाइड्रेट बनाएं, मतलब इस सब को वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, ऑफ कोर्स H प्लस के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, ऑफ कोर्स H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं वाटर के साथ H प्लस के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, हाइड्रेट बनेगा। यहाँ बनेगा हाइड्रेट OH, यहाँ बनेगा CHF, CH2F C OH, यहाँ बनेगा CHF2 C OH, और यहाँ बनेगा CF3 C OH। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है समझना। अगर हम तुमसे बोलें इस पांचों हाइड्रेट में 1 2 3 4 चारों हाइड्रेट में, नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन सा इक्विलिब्रियम है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। अगर इसको K1 लिखे, इसको K2 लिखे, इसको K3 लिखे और इसको K4 लिखे, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ऑफ कोर्स K4 बड़ा होगा, देन K3 बड़ा होगा, देन K2 बड़ा होगा, देन K1 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन ढूंढो तो बड़ा मुश्किल होगा एक्सप्लेनेशन देना, बट अगर तुम थोड़ा सा गलत तरीका ही अपनाओ कि
कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा, इसका कम और इसका सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे CF3 लगा हुआ है, CF2 लगा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिसकी वजह से वाटर का अटैक ज़्यादा फास्टर रेट से होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन है, बट इससे आंसर सही आ जाता है। अब तुम सही वाला एक्सप्लेनेशन से सोचोगे तो इस सबके स्टेबिलिटी को रिलेट करोगे तो तुम देखोगे कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, इसमें एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसमें भी 2 जगह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अब इस दोनों में तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, जबकि फैक्ट ये है, डेटा बताता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, इसका कम, इसका और कम और इसका बहुत कम। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन से भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करें, अगर हम बोलें कि बताओ CH3 C डबल बॉन्ड OH, CCl3 C डबल बॉन्ड OH एंड CF3 C डबल बॉन्ड OH, इस तीनों में किसका हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, इसके हाइड्रेट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो हाइड्रेट बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, बट यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा वो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसका कि स्ट्रेंथ कम जोड़ होगा, जबकि फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। या गलत वाला एक्सप्लेनेशन भी देखो तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और भी कम, जिसकी वजह से वाटर का अटैक यहाँ पे फास्टर रेट से होगा, यहाँ स्लोअर और यहाँ बहुत ही स्लो रेट से होगा, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेट ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। और हाइड्रेट ज्यादा बनेगा मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, बट फिर से हम बोल रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन गलत वाला है। रेट ज्यादा होने से प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, जरूरी नहीं है रेट ज्यादा है बट तुरंत से इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, तो हमने 2 एक्सप्लेनेशन दिया, एक गलत वाला और एक सही वाला। ज्यादा आसान गलत वाला ही लगता है, सही वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इनफैक्ट सही वाला से बहुत कुछ पता भी नहीं चलता, कुछ केसेस में याद भी रखना पड़ता है। तो तुम गलत वाला एक्सप्लेनेशन सोचो दिमाग में गलत वाला, बट किसी को वो एक्सप्लेनेशन दो नहीं, सोच के तुम आंसर उसी से करो ना, सही ही तो होता है। ठीक है, बट अगर कोई पूछे एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें बताना है हाइड्रेट का स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, एंगल स्ट्रेन घटने के कारण, और बल्कि ग्रुप अगर होता है, बल्कि ग्रुप होता है तो उस केस में हाइड्रेट कम स्टेबल होता है, और छोटा छोटा ग्रुप अगर होता है, मतलब यहां पे छोटा छोटा ग्रुप है तो हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पे बड़ा बड़ा ग्रुप होता है तो हाइड्रेट कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हाइड्रेट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हमने कुछ ज्यादा ही बात करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस टॉपिक को, बट है ये टॉपिक काफी आसान। तो फिर से हम 2 मिनट देते हैं इस पे। करना क्या है तुम्हें, अब अभी तक नहीं समझ में आया तो अब जो बोल रहे हैं वो समझो। हालांकि अब जो बोल रहे हैं हम सिंपल बनाने के लिए कुछ गलत चीज भी बोलेंगे। ठीक है, जहां पे जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसका हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होगा, इसको याद रखना। बट ये है गलत, क्योंकि जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहां पे अटैक फास्टर रेट से होगा, इसके वजह से हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं कहा जा सकता, बट रिजल्ट इससे सही आ जाता है। तो इस पे भी इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, हाइड्रेट स्टेबल किसके वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से, और बल्कि ग्रुप के नहीं होने की वजह से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एसिटल फॉर्मेशन के साथ।